Hello everyone, welcome to my YouTube channel. We are gonna start with photogrammetric survey this time. So what is a photogrammetric survey? See, this is again one of the recently added topics back in 2016. So there are again high chances that question will be asked from this particular chapter. So what is photogrammetric survey? It is an art or a science of surveying in which we take the photographs with the help of a camera and we arrange all these photographs and finally prepare a map of the surface or of the area. इसमें आप लैंड पे भी कर सकते हो ये सर्वे और आप एरियल सर्वे भी कर सकते हो. आप एक कैमरे की हेल्प से पूरे ग्राउंड की पिक्चर क्लिक करते हो, बहुत सारी सीरीज ऑफ पिक्चर्स क्लिक करते हो. अगर आप फ्लाइट से कर रहे हो तो बहुत सारी फ्लाइट्स की सीरीज क्लिक करते हो और फाइनली उन सारी पिक्चर्स को आप अरेंज करते हो. उसमें बहुत सारे एरर्स को हटाते हो और बहुत सारे उसमें एडिटिंग्स करते हो और फाइनली आप एक मोज़ैक या फिर एक मैप प्रिपेयर करते हो जिससे कि हमारा एक यूजर फ्रेंडली डेटा रेडी हो जाता है उस एरिया का. अब ये जो फोटोग्रामेट्रिक सर्वे है, ये इसका क्या इंपॉर्टेंस है, ये किस चीज के लिए यूज किया जा सकता है. जैसे कि आप जानते हैं कि बहुत सारी टेक्निक्स हमारे पास और अवेलेबल हैं, बट ये मॉडर्न टेक्निक्स हैं तो अब ये काफी लंबे टाइम तक यही यूज होंगी जब तक इससे भी ज्यादा कुछ अच्छी टेक्नोलॉजी हमारे पास अवेलेबल नहीं होती है. अब इसका पर्पस क्या है, तो ये यूज हो सकता है मैप्स बनाने के लिए. सेकेंडली ये यूज किया जा सकता है सॉइल क्लासिफिकेशन के लिए. आप बहुत सारी पिक्चर्स के हेल्प से ये बता सकते हो कि कौन से एरिया में कौन सी सॉइल है. तो इट कैन बी यूज फॉर सॉइल क्लासिफिकेशन. ऑल्सो इट कैन बी यूज फॉर गेटिंग द लैंड यूज इंफॉर्मेशन कि व्हाट लैंड इज यूज फॉर विच पर्पस. तो इन सारी चीजों के लिए यूज किया जा सकता है. एक बहुत ही शॉर्ट नोट, एक छोटी सी चीज है कि किसने इन्वेंट किया था, किसने डिस्कवर किया था ये. तो इन्वेंट तो नहीं, डिस्कवर किया गया था. गैस्पर फेलिक्स. He was the person who discovered this art of surveying and he took photographs from hot air balloons in a village in France. So this is how this photogrammetric survey which we are using nowadays came into knowledge. Now what are the types of photogrammetry? The types of photogrammetry means ये डिपेंड करेगी कि आप कहां से फोटोग्राफी कर सकते हो. तो there are two possibilities. The first one is terrestrial. Please mind the spelling. Second one is aerial photogrammetry. This is important and it is mostly used among the two, between the two. So aerial photogrammetry में आप किसी ड्रोन से या किसी हेलीकॉप्टर से या किसी फ्लाइट के थ्रू आप कैमरा अटैच करके सारी फोटोग्राफी करते हैं. एंड टेरेस्ट्रियल बेसिकली एक जो आप प्लेन टेबल आपने पढ़ा होगा, तो प्लेन टेबल में जो मेथड ऑफ इंटरसेक्शन होता है उसके जैसी सिमिलैरिटी है इसकी. और ये लैंड पे आपका जो कैमरा है वो लैंड पे इंस्टॉल किया जाता है, किसी ट्राइपॉड पे या फिर किसी ट्री पे या किसी भी पोल पे अटैच किया जाता है और उसके थ्रू इससे फोटोग्राफ करी जाती है. अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ एरियल फोटोग्राफ्स की. हमारे लिए टेरेस्ट्रियल इंपॉर्टेंट नहीं है, एरियल फोटोग्रामेट्री ज्यादा इंपॉर्टेंट है. अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ एरियल फोटोग्राफ्स की. तो ये जो फोटोग्राफ्स का क्लासिफिकेशन किया गया है ये कैमरा की टिल्टिंग के बेसिस पे किया गया है. आपने कैमरा अटैच कर दिया फ्लाइट से तो देयर आर चांसेस कि फ्लाइट किसी भी जगह पर ड्रिफ्ट हो सकती है, किसी भी साइडवेज ड्रिफ्ट हो सकती है या रोल कर सकती है. बहुत सारे मूवमेंट्स होते हैं. आप अगर कोई वीडियोस वगैरह चेकआउट करते हो यूट्यूब पे तो आपको पता चलेगा कि जब फ्लाइट मूव करती है तो उसके बहुत सारे मूवमेंट्स होते हैं जिसे हम रोल कहते हैं, ड्रिफ्ट कहते हैं, टिल्ट कहते हैं. बहुत सारे मूवमेंट्स होते हैं. उनकी वजह से भले ही आपने कैमरा बिल्कुल वर्टिकल इंस्टॉल किया हो बट स्टिल देयर आर चांसेस कि फोटोज जो है वो वर्टिकल नहीं आ पाएंगी. सिमिलरली अगर एयर करंट्स वगैरह की वजह से भी चांसेस होते हैं कि आपकी फोटोज जो है वर्टिकल नहीं आ पाती हैं. तो डिपेंडिंग ऑन दैट देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ एरियल फोटोग्राफ्स. वन इज द वर्टिकल फोटोग्राफ्स. Second is the tilted photographs and third is the oblique photograph, and it is also subdivided into two categories.
low oblique and high oblique. Now see, vertical photographs are ऑलमोस्ट परफेक्टली वर्टिकल, बिल्कुल वर्टिकली अगर आपने फोटोग्राफ्स क्लिक करी हैं तो वो, अब जैसे ये आपकी कोई बिल्डिंग्स हैं बहुत सारी, तो आपको वर्टिकल फोटोग्राफ्स में जो बिल्डिंग है उनका टॉप व्यू दिखाई देगा, ये बिल्डिंग्स हैं आपकी। सेकेंड इज द टिल्टेड फोटोग्राफ्स। टिल्टेड फोटोग्राफ्स क्या होती हैं? सपोज कीजिए आपने, ये आपकी फ्लाइट है और आपने यहां पर कैमरा अटैच किया हुआ है, तो ये आपकी कैमरा की एक्सेस होगी और यहां पर एक ग्रेविटी लाइन होगी जो कि प्लम्ब बॉब जब आप सस्पेंड करोगे तो उससे जो एक्सेस मिलेगी आपको वो प्लम्ब लाइन मिलेगी। तो अगर प्लम्ब लाइन और कैमरा की एक्सेस के बीच का जो एंगल है वो लेस देन 3 डिग्रीज है बट ग्रेटर देन 0 डिग्रीज है, तो ऐसी फोटोग्राफ्स को आप कहते हैं टिल्टेड फोटोग्राफ्स। उसमें आपको परफेक्टली वर्टिकल नहीं मिलेगा, आपको थोड़ा बहुत एलिवेशन भी दिखाई देगा इन पिक्चर्स का, इन बिल्डिंग्स का थोड़ा बहुत एलिवेशन दिखाई देगा। So these are tilted photographs. Now comes the oblique photographs. Oblique photographs, in oblique photographs the angle between the gravity line and the camera axis is greater than 3 degree. Now the classification of low oblique and high oblique is based on the angle above 3 degree. If it is very much high, like greater than 60 degrees, then it is high oblique. In high oblique, what do we see? In the pictures, we can easily see the horizon. What is horizon? Horizon is a place where the earth and the sky meets. But if we cannot see the horizon in the picture, then these photographs are low oblique photographs. So this is the classification of aerial photographs. Now coming upon the scale of the photograph. Like we had the scale of a map, similarly we have scale of the photograph. Suppose let us consider that we have, this is the ground. Suppose this is an undulating ground. We do not consider it as leveled, like we consider it as undulating. This is the reference, or we can say the datum. This is the flight where the camera is mounted. This is the camera. Now see, let us assume that there are several points. See, since the ground of which we are capturing the pictures is undulating, so there are several points which have several heights. This is h1, this can be h2, this can be h3. Let us assume that h1 is h minimum and h3 is h maximum. And this is h. What is h? H is the distance between the camera and the datum line. This is capital H. Now see, suppose this is the photograph and this line is AB on the ground and this is captured as small a b on the photograph. The distance between the camera and this line on the photograph, between the principal plane and the camera, is called as f, focal length. Now see what happens. We can join it like this and like this. What is scale? Scale is the distance on the photograph divided by distance on the ground. This is scale. Now this scale is equal to the focal length divided by h minus. See, we have the similarity of the triangles. From the similarity of the triangles here, we can easily see, so when we join like this, then we have AB and this capital AB. This is AB and AB. Now this distance, focal length, and this distance we need. What is this distance? This distance will be equal to h minus h average. Since all the distances are different, we cannot take h1 or h2 or h3. We have to take the mean of all these h and we have to decide that what is the h average. That will be the h average, and h minus h average will be the distance between the point on the ground and the between the camera and the point of the ground. See, we are not really interested in this capital H. We are interested in the distance between the camera and the points on the ground. Since the point on the ground is not constant, the plane is an undulating plane, so we have to take the average of all these points. But if they specifically give you only one h, then you need not take any average. Since you do not have any other value, you have to take that h directly in your question. So this is an important formula. There are 4 variables
or maybe 5 variables including this h average, you will be asked to calculate any one by giving any 4 variables. Generally you will be asked this, the length on the photograph, or maybe the length on the ground can also be asked. So this is what is scale of the photograph. We will be solving several numericals based on this. Also you can find the short notes that I made during my GATE preparations in the description below. There is a Google Drive link. You can find the short notes that will cover all the formulas that are related to this topic in all the videos. Now see, like we determined the this small ab and capital AB, similarly what can we do, like suppose this is the photograph, then there can be chances that there are some coordinates like XA and YA. These are the coordinates on the photograph. Similarly we have capital XA and capital YA on the ground. So like we calculated the length AB and capital AB, by replacing AB and AB we can replace them by XA and capital XA, and by putting the same formula we can calculate these values if any one of them is missing. Like XA upon XA will be equal to focal length divided by H minus HA. Now remember that this HA is the point of elevation of this point, A point. ये HA वो एलिवेशन है आपका डेटम से A पॉइंट तक का एलिवेशन है. सपोज अगर आपने इस तरीके से आपकी फ्लाइट है, ये आपका कैमरा माउंटेड है और यहां आपने फोटोग्राफ लिया, ये आपका A पॉइंट है, XA कोऑर्डिनेट है इसका, तो यहां पर भी आपका A पॉइंट जो होगा उसका एलिवेशन आपको चाहिए यहां से. दिस इज HA. सिमिलरली you can calculate YA upon YA equals to F upon H minus HA. पॉइंट तो सेम ही है, बस उसके x और y कोऑर्डिनेट्स अलग अलग हैं. कोऑर्डिनेट्स हैं उसके x डायरेक्शन में और y डायरेक्शन में, पॉइंट तो एक ही है. दिस इज ओनली सिंगल पॉइंट, दिस इज XA एंड दिस इज YA. सेम पॉइंट है इसलिए यहां पर HA आएगा. सिमिलरली अगर आपका कोई और पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं XB और YB, तो आपको यहाँ XB और यहाँ HB आएगा. वो जो B पॉइंट है उस पॉइंट का आपको यहाँ पर एलिवेशन लिखना पड़ेगा डेटम से जो भी है. तो इस तरीके से आप कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं. इसमें जनरली आपको फोटोग्राफ के कोऑर्डिनेट्स दे दिए जाएंगे, आपको ये कैपिटल XA और कैपिटल YA पूछा जाएगा. सिमिलरली आपके पास अगर सबके कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे तो आप लेंथ का फॉर्मूला जानते हैं, XA माइनस XB का स्क्वायर प्लस YA माइनस YB का स्क्वायर का अंडर रूट. So this will give you the length of the line on the ground. Similarly अगर आपको कैपिटल XA दिया है, स्मॉल XA पूछा जाए, स्मॉल YA पूछा जाए, स्मॉल XB पूछा जाए, स्मॉल YB पूछा जाए, तो आप लेंथ ऑन द मैप भी निकाल सकते हो सिमिलर फॉर्मूला से. So this is about the scale. Now see, अब आप किस तरीके से फोटोग्राफ लेते हैं, ये आपकी फ्लाइट प्लानिंग करी जाती है फोटोग्रामेट्रिक सर्वे करने से पहले. सपोज ये आपका ग्राउंड है, अगर आपको इस ग्राउंड की फोटोग्राफ्स लेनी है तो फ्लाइट यहां से स्टार्ट होगी, यहां पे फोटोग्राफ्स लेगी, फिर वो दूसरी साइड में आएगी, इसी तरीके से वो पूरे ग्राउंड को एक एक करके कवर करेगी. अब सी सपोज आपकी फ्लाइट अभी यहां पर है, आपने यहां पर एक फोटोग्राफ लिया, जब ये फ्लाइट आगे बढ़ेगी तो आप दूसरी फोटोग्राफ लेंगे. तो जब आप इन फोटोग्राफ्स को मर्ज करेंगे तो एक प्रॉब्लम ये आ सकती है कि यहां पर अगर आपने पहली फोटोग्राफ ली और दूसरी फोटोग्राफ आपने अगर बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे ले ली है तो बीच वाला जो ग्राउंड है वो उसमें नहीं कवर हो पाएगा. इसलिए हम क्या करते हैं, ओवरलैप प्रोवाइड करते हैं इन द फोटोग्राफ्स. ओवरलैप क्या होता है, जब आप एक फोटोग्राफ क्लिक कर रहे हैं तो जब आप दूसरी फोटोग्राफ क्लिक करेंगे तो यू डू ओवरलैप इन द सेकेंड फोटोग्राफ. जो ग्राउंड आपका इसमें आया है वो कुछ 60 या 50% ग्राउंड आप दूसरी फोटोग्राफ में भी लाते हैं. सिमिलरली तीसरी फोटोग्राफ में आप सेकंड फोटोग्राफ वाला ग्राउंड लाते हैं, जिससे कि जब मर्जिंग करी जाए तो उसमें कोई भी ग्राउंड की डिटेल्स जो है वो मिस ना हो, जिससे कि पूरा मैप रेडी करने में दिक्कत नहीं आए. सिमिलरली जब आप नेक्स्ट फ्लाइट में जाएंगे, नेक्स्ट सीरीज में आएंगे, जब आप सेकंड लाइन में आएंगे तब आप यहां पर इस तरीके का ओवरलैप देंगे, अगेन यहां पर आप ओवरलैप देंगे, अगेन आप यहां पर ओवरलैप देंगे. तो दोनों तरीके के लैप दोनों लाइंस में प्रोवाइड करिए जाएंगे. जो ये ओवरलैप होता है इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लाइट, जो ओवरलैप होता है इसको हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल ओवरलैप. या फिर इसको एंड लैप भी कहते हैं. एंड लैप जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है, ये वाला ओवरलैप, इसको हम साइड लैप भी कहते हैं.
अब ये जो लॉन्गिट्यूडनल लैप होता है ये 50 to 60% होता है और ये जनरली 30% होता है। 30% एरिया कवर किया जाता है इस लैप में। इस लैप में 50 to 60% एरिया कवर किया जाता है। अब हम बात करते हैं ये तो एक ऑब्जेक्टिव पॉइंट से रिलेटेड बात थी। अब हम बात करते हैं रिलीव डिस्प्लेसमेंट की। एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है जो कि है रिलीव डिस्प्लेसमेंट, जो कि न्यूमेरिकल डेटा से भी इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है और थियोरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। अब रिलीव डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज रिलीव डिस्प्लेसमेंट? सी व्हेनेवर सपोज दिस इज अ फ्लाइट and the camera is mounted here. Now whenever you will take the photograph of the buildings that are directly below the camera, तो उनका जो एलिवेशन आपको, उनका जो प्लान दिखेगा वो परफेक्टली बिल्डिंग का प्लान दिखेगा आपको। बट द बिल्डिंग्स दैट आर नॉट जस्ट वर्टिकली डाउनवर्ड टू द कैमरा, इनकी आपको जो भी फोटोग्राफ आई है उसमें कुछ साइड फेस भी दिखेगा। आपको ये वाला फेस इसमें दिखेगा। इस वाली बिल्डिंग का आपको साइड फेस नहीं दिख पा रहा है क्योंकि दिस इज परफेक्टली वर्टिकल। इस बिल्डिंग का आपको साइड फेस दिखेगा क्योंकि दिस इज नॉट डायरेक्टली वर्टिकल टू द कैमरा। तो जो इसकी लेंथ आपको, इस बिल्डिंग की वर्टिकल लेंथ आपको फोटोग्राफ में दिखेगी, उस लेंथ को हम कहते हैं रिलीव डिस्प्लेसमेंट। ये रिलीव डिस्प्लेसमेंट आपका मिनिमल होना चाहिए। ये मिनिमम होगा तभी आपका जो मैप है वो एकदम परफेक्ट बन पाएगा। तो इसलिए ये रिलीव डिस्प्लेसमेंट की स्टडी करना भी इंपॉर्टेंट है। अब हम देखते हैं कि किन किन फैक्टर्स पे ही डिपेंड करता है। एक तो इस सबसे बड़ी बात ये इस फैक्टर पे डिपेंड करता है कि जो बिल्डिंग्स हैं उनकी हाइट क्या है। सेकेंड चीज कि जो कैमरा है हमारा वो ग्राउंड से कितनी ज्यादा ऊंचाई पर है। जितनी ज्यादा ऊंचाई पर होगा उतना कम देखेगा ये। जितना नीचे आपका कैमरा होगा, जितनी फ्लाइट आपकी बिल्डिंग से क्लोज होगी, उतना ज्यादा रिलीव डिस्प्लेसमेंट आपका फोटोग्राफ्स में आएगा। तो ये इन सारी चीजों पर डिपेंड करता है। स्केल पर भी डिपेंड करता है ये, और कैमरा की एक्सेस पर भी डिपेंड करता है, टिल्ट पे भी डिपेंड करता है, बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है ना। लेकिन इमेजिन कि किस फैक्टर का क्या रोल होगा रिलीव डिस्प्लेसमेंट में। नाउ लेट्स गेट बैक टू द डेरिवेशन ऑफ रिलीव डिस्प्लेसमेंट। तो मैं एक बहुत सिंपल सा डायग्राम बना रहा हूं इसका। सपोज दिस इज द बिल्डिंग एंड लेट अस सपोज दैट हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज स्मॉल h. Now suppose this is the flight and this is the camera axis. Let us suppose that the camera is perfectly vertical. अब हमने इस पॉइंट का पिक्चर में वो आएगा और ये पॉइंट भी पिक्चर में आएगा क्योंकि ये जो बिल्डिंग है वो डायरेक्टली नीचे नहीं है। तो डेफिनेट सी बात है इसके दोनों पॉइंट्स जो हैं वो आपके फ्रेम में आएंगे। तो सपोज कीजिए आपकी ये बिल्डिंग के दोनों पॉइंट्स यहां आ गए ये। Now let us suppose that this small r is the distance from the this is the principal plane to this point, and let us suppose that the distance between this and this is r naught. जो r naught है वो बिल्डिंग की वर्टिकल पॉइंट का, जो फोटोग्राफ पे बिल्डिंग का वर्टिकल पॉइंट आया है उसका प्रिंसिपल प्लेन से डिस्टेंस है, और जो दिस r, ये जो r है ये प्रिंसिपल प्लेन से बिल्डिंग के टॉप मोस्ट पॉइंट का डिस्टेंस है फोटोग्राफ में। तो वी हैव r एंड वी हैव r नॉट। अब रिलीव डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग मैंने बताया था कि जो भी बिल्डिंग की लेंथ उस फोटोग्राफ में आ रही है वही रिलीव डिस्प्लेसमेंट होता है। तो यहां पर हम रिलीव डिस्प्लेसमेंट को d से डिनोट कर रहे हैं, और सिंस द डेफिनेशन सेज द रिलीव डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल टू r माइनस r नॉट। यही तो है रिलीव डिस्प्लेसमेंट। अब हमें रिलीव डिस्प्लेसमेंट का डिराइव करना है। सी दिस इज कैपिटल H and let us suppose that this is r. r is the distance between the camera axis and the building. ये है हमारे पास डिस्टेंस r। अब हम अगर सिमिलर ट्राइंगल्स देखें तो हम सिमिलर ट्राइंगल से एक चीज बता सकते हैं, दिस इज r नॉट और ये है हमारे पास फोकल लेंथ। मैंने आपको बताया था प्लेन ऑफ फोटोग्राफ से लेके कैमरा तक का जो डिस्टेंस होता है दैट इज फोकल लेंथ ऑफ द कैमरा। सो दिस इज f। नाउ फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, सी दिस इज द फर्स्ट ट्राइंगल, ये पहला ट्राइंगल है, दिस इज r नॉट, दिस इज f, दिस इज कैपिटल H एंड दिस इज r। अब सिमिलर ट्राइंगल से आप निकाल सकते हैं r नॉट डिवाइडेड बाय r विल बी इक्वल टू f डिवाइडेड बाय H। अब सिमिलरली आप दूसरा ट्राइंगल देख लीजिए, दूसरा ट्राइंगल बन रहा है कुछ ऐसा, दिस इज
capital small r, this is capital R, this is F, and this is H minus H. अब मैंने ये ट्राइंगल लिया है, ये बिल्डिंग के टॉप कॉर्नर को जो टच कर रहा है, ये वाला ट्राइंगल. अब आप इसमें भी इजीली डिराइव कर सकते हैं. R अपॉन R विल बी इक्वल टू F अपॉन H माइनस H. यहां से आप R की वैल्यू निकालिए, यहां से आप R नॉट की वैल्यू निकालिए, इस इक्वेशन में रखिए, तो आपके पास D के कुछ फॉर्मुलेज आएंगे. एंड दीज फॉर्मुलाज विल बी D will be equal to R H upon H. Also, if you convert this in the form of R naught, then that will come out to be R naught H upon H minus H. So these are the two formulas for relief displacement. Now you are very well aware of all these terms. What is H? H is the different distance between the bottommost of the building to the camera. What is small h? Small h here is the height of the building. In the scale case, it was not the height of the building, it was the difference between the datum and the point on the ground. But here it is the height of the building. What is R and what is R naught? I am again telling you, R is the distance between the principal plane or the camera axis and the topmost corner of the building in the picture. Similarly, R naught is the distance between the camera axis and the bottommost point of the building in the picture. तो ये R और R नॉट में कंफ्यूज होने का नहीं है, क्योंकि अगर आप R और R नॉट को रिप्लेस कर देंगे तो आपका रिलीफ डिस्प्लेसमेंट गलत निकल कर आएगा. तो आप रिलीफ डिस्प्लेसमेंट इस तरीके से निकाल सकते हैं. दिस इज ऑल अबाउट रिलीफ डिस्प्लेसमेंट. अब एक लास्ट न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट टॉपिक बचा है, जो कि अभी तक गेट में नहीं पूछा गया है इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल, बट ईएस वगैरह में पूछे गए हैं. तो इट कैन बी आस्क्ड इन फर्दर सीरीज ऑफ गेट पेपर्स. So this is the numerical based on number of photographs required. आपको कितनी फोटोग्राफ्स रिक्वायर्ड होंगी एक पर्टिकुलर ग्राउंड के लिए. अगर आपको ग्राउंड की विड्थ और लेंथ पता है कि मुझे इतना बड़ा ग्राउंड है, इसका मेरे को सर्वे करना है, और आपको ओवरलैप दे दिया जाए, आपको स्केल ऑफ द फोटोग्राफ दे दिया जाए, फोकल लेंथ दे दी जाए, तो आपको ये बताना है कि आपको एक्चुअली कितनी फोटोग्राफ्स रिक्वायर्ड होंगी. सी, अब इसमें दो केसेस हैं. पहले हम बात करेंगे केस 1 की. इस केस 1 में क्या है, आपको ग्राउंड का एरिया दे दिया गया है. आपको ग्राउंड की लेंथ और विड्थ देने की जगह डायरेक्टली ग्राउंड का कंप्लीट एरिया दे दिया गया है कि हाँ 2600 किलोमीटर स्क्वायर है, 3000 किलोमीटर स्क्वायर है, या इतना मीटर स्क्वायर है. इस ग्राउंड का आपको फोटोग्राफ्स निकालना है. तो आप बताइए कितना चाहिए होगा. अब देखिए, आपको सबसे पहले एक दे दिया गया है लॉन्गिट्यूडनल ओवरलैप की 60% लॉन्गिट्यूडनल ओवरलैप है. सपोज कीजिए, जनरली ये 60% होता है, इसलिए हम 0.6 मान के चल रहे हैं इसको. इट कैन बी 0.7 एज वेल, इट कैन बी 0.3 एज वेल, 0.6 एज वेल. और एक साइड लैप दे दिया गया है आपको PS, सपोज इट इज 0.3. अब इसका मतलब क्या है, आपकी एक फोटोग्राफ, ये दूसरी फोटोग्राफ, ये जो है ये 0.6 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ फोटोग्राफ है, और ये जो है ये 0.3 टाइम्स है. और आपको दे दिया गया है स्केल, स्केल इज S. अब आप जो हो लेंथ ऑफ ग्राउंड इन द पिक्चर निकाल सकते हो कि ग्राउंड की कितनी लेंथ हमारी एक पिक्चर में निकल के आएगी. लेंथ ऑफ ग्राउंड इन द पिक्चर, वो निकालने के लिए आपको 1 माइनस PL करना पड़ेगा. ये बचा हुआ PL में से PL आपने 1 में से सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो आपके पास ये बचा हुआ फोटोग्राफ का लेंथ आ गया इतना, मल्टीप्लाइड बाय लेंथ ऑफ द ग्राउंड, लेंथ ऑफ द पिक्चर. ये आपके पास फोटोग्राफ की लेंथ है, तो फोटोग्राफ की लेंथ में से जब आपने ये हटा दिया तो आपके पास ये बचा हुआ आ गया 1 माइनस PL मल्टीप्लाइड बाय L. ये आपके पास आ गया कि इस फोटोग्राफ की कितनी लेंथ आपके पास, एक फोटोग्राफ की कितनी लेंथ आपके पास अवेलेबल है जब आपने ओवरलैप को हटा दिया, तो इतनी अवेलेबल है. अब जब आप इसको स्केल से डिवाइड कर दोगे तो आपके पास आ जाएगा कि कितनी लेंथ ये ग्राउंड की है. ये आपके पास अभी फोटोग्राफ की लेंथ आई थी इससे, पर जब आपने इसको स्केल से डिवाइड कर दिया तो आपने इसमें लेंथ निकाल ली कि ग्राउंड की कितनी लेंथ को रिप्रेजेंट करेगा. सिमिलरली आपको विड्थ ऑफ ग्राउंड निकालनी है, तो वो आएगी 1 माइनस PS मल्टीप्लाइड बाय B. यहां आपने लेंथ से मल्टीप्लाई किया था, यहां आपको विड्थ से मल्टीप्लाई करना है, फोटोग्राफ की विड्थ से डिवाइडेड बाय स्केल.
तो यहां पर आपके पास विड्थ ऑफ ग्राउंड आ गया, लेंथ ऑफ ग्राउंड आ गया, आप टोटल एरिया ऑफ ग्राउंड निकाल सकते हैं। दैट विल बी इक्वल टू, सपोज दिस इज L एंड दिस इज B, तो एरिया आ जाएगा आपके पास L इंटू B। जब आप इसको कैपिटल A को, जो आपको टोटल एरिया दिया गया है, जब आप उसको एक ग्राउंड में, एक ग्राउंड की इतनी पिक्चर आ रही है आपके पास, मतलब ग्राउंड का इतना एरिया एक फोटो में आ रहा है और टोटल एरिया इतना है, तो इसको डिवाइड कर दो जब आप L इंटू B से, तो आपके पास नंबर ऑफ फोटोग्राफ्स निकल के आ जाएगा। So this is how you calculate the number of photographs required if you are given with the ground area। आपको ग्राउंड की टोटल लेंथ नहीं दे रखी है और ग्राउंड की टोटल विड्थ नहीं दे रखी है। अब सेकेंड केस मानो कि जब आपको लेंथ और विड्थ दोनों इंडिविजुअल दे रखी हो ग्राउंड की, आपको ग्राउंड का एरिया ना देके ग्राउंड का कैपिटल L लेंथ और विड्थ दे रखा है B, तो उस केस में क्या करेंगे? L और B आर गिवन। सबसे पहले आप लेंथ ऑफ ग्राउंड इन वन पिक्चर निकाल लो, स्मॉल l। सिमिलर मैनर से 1 माइनस PL इंटू L डिवाइडेड बाय S। लेट अस से दिस इज L डैश। सिमिलरली B डैश निकाल लो, 1 माइनस PS इंटू B डिवाइडेड बाय S। This L is the length of the photograph. This B is the width of the photograph. This L is the length of the ground. This B is the width of the ground. This L dash is the length of the ground in one picture. This B dash is the width of the ground in one picture. अब आपको क्या करना है, आप ये निकालो कि इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लाइट आपको कितनी फोटोग्राफ्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो वो निकालने के लिए आपको L1 से डिवाइड करना पड़ेगा L डैश को, और आप एक फोटोग्राफ का एडिशनल लेके चलेंगे। और सिमिलरली आप N2 निकाल लो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। इसमें आपको ये है आपके पास L, यहां पर आपको B को डिवाइड करना है B डैश से और +1। ये इस डायरेक्शन में इतनी फोटोज चाहिए और इस डायरेक्शन में इतनी फोटोज चाहिए। तो जब आप N1 और N2 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ फोटोग्राफ्स आ जाएंगी। सपोज एक डायरेक्शन में आपको तीन फोटोज चाहिए थी और इस डायरेक्शन में आपको तीन फोटोज चाहिए, तो आपको टोटल 9 फोटोज चाहिए होंगी। इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आपके पास टोटल नंबर ऑफ फोटोग्राफ्स निकाली जाएंगी अगर आपको L और B अलग दिया हो। सो दिस इज ऑल अबाउट फोटोग्रामेटिक सर्वे। इससे बाहर फोटोग्रामेटिक सर्वे में कुछ भी नहीं आएगा। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।